हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 16 क्लास 12th एमपी बोर्ड स्पेशल इंग्लिश का लेसन नेताजी सुभाष चंद्र बोस विच इज़ रिटन बाय कॉलोनल जीएस ढिल्लन। जीएस ढिल्लन के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा कि इनको पद्म भूषण मिला था ढिल्लन साहब को। ही वॉज बोर्न ऑन 18th of March 1914 एट अलगांव नाम के गांव में, जो कि एक छोटा सा विलेज था। विलेज है लाहौर डिस्ट्रिक्ट में, पार्टीशन के पहले, यानी कि इंडिया पाकिस्तान अलग होने के पहले। अब ये जो गांव है वो अमृतसर डिस्ट्रिक्ट पंजाब में है, ठीक है। और ये 1933 से 1942 के बीच में इन्होंने जो ब्रिटिश इंडियन फोर्सेस थी वहाँ पे अपनी सर्विस दी एक सिपाही के तौर पर, और बाद में इनको कमीशन्ड ऑफिसर बना दिया गया था। जब ब्रिटिशर्स ने सरेंडर कर दिया था सिंगापुर में 15 फरवरी 1942 को जापानीज़ आर्मी के सामने, तब उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी को ज्वाइन कर दिया था, जो कि जनरल मोहन सिंह द्वारा फॉर्म की गई थी, यानी जनरल मोहन सिंह ने बनाई थी। और फिर 1944 में जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने इनको कमांड दे दी थी एक गोरिल्ला रेजिमेंट की, जो कि नेहरू ब्रिगेड 4th गोरिल्ला रेजिमेंट थी, उसी इनको कमांड दे दी थी। युद्ध के बाद जो और युद्ध के साथ भी, मतलब जो इन्होंने युद्ध किया और युद्ध के बाद भी, जब युद्ध ख़त्म हो गया था उसके बाद, यानी कि इंडियन जो नेवी है उसका, इंडियन आर्मी जो थी, इंडियन नेशनल आर्मी, इसका ब्रिटिशर्स के साथ जब युद्ध ख़त्म हो गया था तो इन्होंने कॉलोनल पीके सहगल और मेजर जनरल और नवाज खान जो थे उनके साथ साथ इनको भी फर्स्ट आईएनए ट्रायल पर रेड फोर्ट पर रखा गया था, जो 5 नवंबर को से 31 दिसंबर 1945 को चला था, यानी कि उनके ऊपर जो केस चलाया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस समय। और किस लिए केस था? वेगिंग फॉर अगेंस्ट हिज मजेस्टी द किंग एम्परर। वेगिंग का मतलब होता है छेड़ना। तो जो मजेस्टी होती है, यानी मजेस्टी मीन्स एक जो पावर या अथॉरिटी रहती है एम्परर की या शासक की, उसको छेड़ने का इल्ज़ाम इन पे लगाया गया था और फाइनली इनको फिर छोड़ दिया गया। जो ट्रायल था वो प्रूव हुआ टर्निंग पॉइंट, किसके लिए? इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के लिए। इंडिया की जो इंडिपेंडेंस का फ्रीडम स्ट्रगल था उसके लिए ये पॉइंट टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इन्होंने अपना अंतिम जो क्षण था, अंतिम जो सांस है वो 6 फरवरी 2006 को ली, और इनका जो ढिल्लन फार्म हाउस है शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट एमपी में, वहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई और ये मतलब दुनिया को छोड़कर हमारे बीच से चले गए। इस चैप्टर के माध्यम से, इस लेसन के माध्यम से, इस राइटिंग पीस के माध्यम से जो प्रेजेंट डॉक्यूमेंट है वो फ्रॉम माई बोन्स मेमोरीज ऑफ कॉलोनल गुरबख्श सिंह ढिल्लन ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी, इस नाम की जो बुक है उसका एक पार्ट है। ये एक ऐसे है जो कि कॉलोनल ढिल्लन ने लिखा है और ये नेताजी के ऊपर लिखा है, उनकी ओवरवेलमिंग क्वालिटीज़ जो थी, यानी कि अपरिहार जो दूसरे की नहीं होती है, ऐसी जो क्वालिटीज़ थी उनके बारे में इन्होंने लिखा है। चलिए देखते हैं कि क्या इन्होंने लिखा है, किस तरह से ऑब्जर्व किया है। इन इस बुक बिल्डर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया सुभाष चंद्र बोस, यानी कि ये बुक सुभाष चंद्र की बोस की है लिखी हुई, बिल्डर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। उसमें सुभाष चंद्र बोस जी ने लिखा है डॉक्टर गिरिराज के मुखर्जी, यानी कि ये बुक जो है वो लिखी है गिरिजा के मुखर्जी ने, उन्होंने, जो कि पब्लिक डिवीज़न मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्टर हैं, हेड थे, उन्होंने लिखा और अपनी बुक के पेज नंबर 104 पर लिखा है, क्या कहते हैं? द क्वेश्चन टू ऑल ऑफ अस इज़ देन, उस समय हमारे सबके सामने सवाल क्या था? विल सुभाष बी रिमेंबर्ड बाय द जनरेशन टू कम, क्या सुभाष चंद्र बोस को आने वाली पीढ़ियाँ याद रखेगी? आई थिंक ही विल, मुझे लगता है बिल्कुल रखेगी। एटलीस्ट इट वॉज फॉर हिज recompense that his restless soul traversed ocean and foreign land in search of an answer to India's freedom। और इसलिए लगेगी क्योंकि उनको चिंता थी, किसकी चिंता थी? देश की आज़ादी की। और इसी सवाल के जवाब के लिए वो ना केवल देश लेकिन दुनिया में सब जगह गए और हर देश से अपनी मदद मांगी। इट इज़ टू हॉरिबल टू थिंक दैट, और यहाँ ये सोचना काफ़ी, या ये सोच कर भी डर लगता है या कांप जाता हूँ मैं कि ही इज़ नो लॉन्गर एमंग अस, कि वो हमारे बीच नहीं रहे।
टू हिज कलीग्स ही विल रिमेन एवर लाइव, उनके कलीग्स यानी कि साथियों के लिए वो हमेशा उनके दिलों में ज़िंदा रहेंगे। एवरग्रीन सदाबहार रहेंगे, एंड इमॉर्टल और अमर रहेंगे। ही इम्पोज्ड ऑन दैम हिज विविड पर्सनैलिटी सो वेल एंड दे एट लीस्ट विल नॉट फॉरगेट हिम एज लॉन्ग एज दे लाइव। और उन्होंने यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपने विविड यानी कि ज्वलंत अपन बोल सकते हैं, या बहुत ही उम्दा जो अपनी छाप है उनकी पर्सनालिटी की, उनके व्यक्तित्व की, वो अपने साथियों पर छोड़ी थी। इसलिए उनके साथी उनको जब तक ज़िंदा रहेंगे भूल नहीं पाएंगे। बट आई होप, परंतु मुझे आशा है कि दोज हु विल कम आफ्टर देम विल ऑल्सो ग्रेटफुल रिमेंबर दिस मैग्निफिसेंट मैन। परंतु मुझे आशा है कि उनके बाद आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी उनको इस महत्वपूर्ण व्यक्ति को याद रखेगी। बोर्न टू बी ए ग्रांड सिग्नियर, जो कि एक ग्रांड सिग्नियर मीन्स एक महान व्यक्तित्व के तौर पर जन्म हुआ, जिनका हु लाइव्ड एंड डाइड सो दैट इंडिया कुड बी ग्रेट। वो जिए और शहीद हो गए ताकि देश जो है वो महान बना रहे। एंड सो दैट मैन एंड वुमेन ऑफ आवर रेस may not have to be born into this world with the stigma of being a subject people and not free and independent as we are today। और एक ऐसा व्यक्ति जिसने हमारे देश के महिला और पुरुष सभी को या पूरे देश को आज़ाद करवाया, और वो सिर्फ इसलिए जन्म लिया उन्होंने इस दुनिया में कि उनका स्टिग्मा यानी कि कलंक होता है, जो कलंक हमारे ऊपर था परतंत्रता का, उन्होंने अपने देश को आज़ाद करके और आज़ाद करवाने के लिए जो अथाह प्रयास किए हैं उससे उस कलंक को धोने का प्रयास किया, और इसलिए देश के महिला और पुरुष उनको हमेशा याद रखेंगे। लॉन्ग बैक इन द 30s यानी कि 1930 की बात वो कर रहे हैं। डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर कॉल्ड नेताजी देश नायक। रविंद्रनाथ टैगोर ने नेताजी को देश नायक कहा था, लीडर ऑफ द कंट्री, देश का नायक। ड्यूरिंग द INA क्राइसिस, INA मीन्स इंडियन नेशनल आर्मी के जो क्राइसिस का समय चल रहा था, क्राइसिस मीन्स संकट का समय चल रहा था, वैन जनरल शीजो एरिशू, और जब जनरल शीजो जो है जापान के थे, सेकंड इन कमांड ऑफ द जापानीज इम्पेरियल आर्मी जनरल स्टाफ, invited Ras Bihari Bose in order to know his mind about Netaji's coming and directly asked। तो जनरल शीजो ने जो रास बिहारी बोस है उनको इनवाइट किया, जो कि उस समय इम्पेरियल जापान की जो इम्पेरियल आर्मी थी उसके हेड थे, चीफ इन कमांड थे। उन्होंने बोस साहब को बुलाया, यानी कि रास बिहारी बोस को बुलाया, और उनसे डायरेक्टली जो है ये जानना चाहा कि वो किस तरह से उनकी ओपिनियन है नेताजी के बारे में, और पूछा कि नेताजी इज़ डिज़ायरस टू कमिंग ओवर हेयर, कि नेताजी यहाँ आने के इच्छुक है, एंड आई वंडर हाउ यू वुड ट्रीट हिम, और मैं जानना चाहता हूँ कि आप उनको किस तरह से ट्रीट करेंगे। द ओल्ड रिवोल्यूशनरी क्वाइटली रिप्लाइड। द ओल्ड रिवोल्यूशनरी यानी कि जो पुराने क्रांतिकारी थे उन्होंने जवाब दिया बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से, नेताजी इज़ ए बोर्न लीडर ऑफ लीडर्स, कि नेताजी जो है वो नेताओं के नेता है और वो जन्मजात नेता है। आई शेल ऑफ कोर्स बी क्वाइट प्लीज्ड टू आस्क हिम टू टेक ओवर फ्रॉम मी, और मैं निश्चित तौर पर ही उनको कमांड देकर, आर्मी की कमांड देकर जो है मैं खुश होऊंगा। आई एम ऑल्सो रिमाइंडेड ऑफ ए कन्वर्सेशन विद जनरल फ्यूजीवारा ड्यूरिंग माई विजिट टू जापान इन ऑटम ऑफ 1974। और राइटर कहते हैं, डिलन साहब कहते हैं कि जब मैं 1974 के ऑटम पतझड़ के मौसम में जब मैं जापान गया था, ठीक है, तो जापान गया था तो मुझे जनरल फ्यूजीवारा से मुलाकात का समय मिला, और जब मैंने मुलाकात करी तो क्या कन्वर्सेशन हमारे हुआ, बातचीत। वी वर पासिंग अलॉन्ग जनरल टोजोज हाउस रिमिनिसिंग ऑफ द वॉर डेज। हम वॉर डेज, रिमिनिसिंग मतलब याद है ना, तो वॉर डेज को याद करते हुए जब जनरल टोजो के घर से यहाँ से गुजर रहे थे, आई आस्क्ड द जनरल, और मैंने जनरल से पूछा अबाउट प्राइम मिनिस्टर तोजोज ओपिनियन अबाउट नेताजी। तो जो प्राइम मिनिस्टर थे उस समय तोजो, उनकी ओपिनियन नेताजी के बारे में क्या है। जब फ्यूजीवारा से ऐसा पूछा तो फ्यूजीवारा रिप्लाइड, और फ्यूजीवारा ने जवाब दिया कि नेताजी, जनरल तोजो वाज सो मच इम्प्रेस्ड बाय नेताजी दैट ही सेड, कि जनरल तोजो जो है वो नेताजी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड है, प्रभावित है, और उन्होंने कहा था इफ़ देयर एग्जिस्ट ए मैन ऑफ द सेंचुरी, यदि इस सदी का कोई नायक है या इस सदी का कोई महापुरुष है तो ही इज़ वन whom आई मेट टुडे, तो ये वो है जिससे मैं आज मिला हूँ। फ्यूजीवारा बिलीव्ड दैट, फ्यूजीवारा का ये मानना था कि इफ़ नेताजी हैड अराइव्ड इन द ईस्ट ए ईयर अर्लियर वी वुड हैव वॉन द
वॉर। फ्यूजीवारा का ये मानना था कि अगर नेताजी 1 साल पहले ईस्ट में आए होते, यानी कि जापान आए होते, तो निश्चित तौर पर ही हम युद्ध जो है अब तक जीत चुके होते। आगे लिखते हैं कि कॉलोनल साहब डिलन साहब लिखते हैं, आफ्टर साइटिंग एबो इम्प्रेशन ऑफ सम ऑफ द ग्रेट मैन हु हैपेंड टू सी नेताजी फ्रॉम ए क्लोज रेंज, यानी कि ऊपर वाला जो इम्प्रेशन जो अभी तक बताया है, जो कुछ महत्वपूर्ण लोगों के द्वारा या ग्रेट पर्सन्स के द्वारा नेताजी के बारे में जो राय थी, उसको देखने के बाद नाउ आई विल ट्राई टू सम अप माई आंसर टू द क्वेश्चन एज अंडर। तो नीचे जो सवाल है उसका जवाब जो है मैं सम अप करना चाहता हूँ, यानी कि उसकी डिटेल देना चाहता हूँ। कहते हैं नेताजी प्रैक्टिस व्हाट ही प्रीच्ड, नेताजी वो सब करते थे जो वो उपदेश देते थे, यानी कि जैसा वो कहते थे वैसा वो करते थे। देयर वॉज नेवर एन डिफरेंस इन हिज वर्ड्स एंड डीड्स, उनके शब्दों में यानी कि उनकी कथनी और करनी में कोई फ़र्क नहीं होता था। यहाँ पे लिखा भी है कि उनकी कथनी और करनी में कोई फ़र्क ना था, यानी कि जैसा वो कहते थे वैसा वो करते थे। नेताजी केयर नॉट ओनली फॉर द ऑनर वेलफेयर एंड कंफर्ट ऑफ हिज सोल्जर्स, नेताजी ना केवल अपने सोल्जर्स के सम्मान, उनके भले और उनके आराम की परवाह करते थे, बट ऑल्सो रेस्पेक्ट देयर फीलिंग्स, परंतु उनकी जो फीलिंग्स, उनकी भावनाएं, उनकी भी कदर करते थे। ही हैड ए कंपैशनेट नेचर, उनका जो नेचर था वो कंपैशनेट था, यानी कि दयालु था, दयालु नेचर के थे वो। ही ओवरवेल्म्ड अस विथ हिज कंसर्न फॉर द इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली, वो हमें ओवरवेल्म्ड कर देते थे। ओवरवेल्म्ड कर देते थे इसका मतलब कि हमें सोचने पर मजबूर कर देते थे कि किस तरह से वो हमारी इंडिविजुअली यानी कि व्यक्तिगत रूप से और कलेक्टिवली यानी कि कॉमन रूप से भी वो हमारी परवाह करते थे। लाइक सेंडिंग ए पेयर ऑफ बूट्स टू ए सिपाही with instruction to regimental commander to see personally that it fitted the man and report back to नेताजी, यानी कि इस तरह से वो ख्याल रखते थे कि मान लो किसी सिपाही के, या सिपाही यहाँ पे लिखा है तो जो सिपाही है उसको सिपाही बोलते थे, अगर किसी सिपाही के जूते फट गए हैं तो वो उनको वो बूट्स भेज देते थे, और जो कमांडर रहता था उस रेजिमेंट का उनको इंस्ट्रक्शन भी देते थे कि पर्सनली वो जाकर देखें कि ये जूते जो है वो उसको फिट आए हैं या नहीं आए हैं, और अगर आए हैं या नहीं आए तो उसकी रिपोर्ट वो नेताजी को करें, ऐसा वो कहते थे। हेल्पिंग हिज ओन स्टाफ ऑफिसर्स टू वॉश हैंड्स बाय पोरिंग वाटर, और अपने ही स्टाफ के लोगों को, ऑफिसर्स को वो उनके हाथ धुलाने के लिए उसके ऊपर पानी डाल दिया करते थे। एंड ऑफरिंग हिज ओवन टॉवेल टू स्क्रब हैंड्स, और उनको हाथ साफ करने के लिए अपना तौलिया भी दे देते थे। शेडिंग टीयर्स विद लम्प इन द थ्रोट ऑन हियरिंग अबाउट आवर डिफ़िकल्टीज़, और हमारे डिफ़िकल्टीज़ के बारे में या मुश्किलों के बारे में वो सुनते थे तो उनका गला भी भर आता था। एंड टेकिंग इमीडिएट स्टेप टू सप्लाई रिलीफ, और तुरंत ही रिलीफ को सप्लाई करने का वो कोशिश करते थे, यानी कि जो बोलते हैं ना रिलीफ भेजने की कोशिश वो करते थे। सच स्पॉन्टेनियस फीलिंग्स कमिंग आउट ऑफ हिज हार्ट, और इस तरह की जो स्पॉन्टेनियस फीलिंग यानी कि स्वाभाविक जो भावनाएं हैं उनके हार्ट में स्वतः ही आ जाती थी। मेड हिम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ए रेयर लीडर ऑफ मैन इन वॉर, और युद्ध के समय में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली यानी कि असाधारण जो व्यक्तित्व है उसी की ये खासियत हो सकती है, और उन्होंने इसका परिचय बखूबी दिया। हिज मैन फेल्ट हैप्पी, और उनके जो सेना के लोग थे वो खुश महसूस करते थे, प्राउड महसूस करते थे। एंड लकी टू डू एंड डाई अंडर हिज कमांड, और उनकी कमांड के अंदर रहते हुए वो लड़ने मरने के लिए, जीने मरने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। इट वॉज दिस रिलेशनशिप विच केप्ट अप आवर मोरल इन स्पाइट ऑफ ऑल आवर डिफ़िकल्टीज एंड डिफिशियंसीज, तो जो हमारी सारी डिफ़िकल्टीज़ थी और डिफिशियंसीज थी, यानी कि जो मुश्किलें थी और जो हमारी हार थी, उसके बावजूद भी हमारा मोरल जो है वो अपलिफ्ट रहता था। कहने का मतलब है हम हमेशा मोटिवेटेड रहते थे। नेताजी's knowledge of history of wars fought on different battlefields of the world could easily surpass the knowledge of any seasoned general। कहने का मतलब है कि नेताजी का जो ज्ञान था इतिहास के या इतिहास में लड़े गए युद्धों के बारे में वो बहुत ज़्यादा था। मीन्स वो इजीली अंदाज़ा लगा सकते थे, किसी सीजनल कमांडर से वो कम नहीं थे, यानी कि उनका अंदाज़ा जो है वो ज़बरदस्त हुआ करता था युद्ध के बारे में। ही रीड ए लॉट एंड डिड हिज होमवर्क ऑन द सब्जेक्ट ही हैड टू डील विथ, और जिस भी विषय के बारे में उनको डील करना रहता था या जिस भी सब्जेक्ट के बारे में उन्हें आगे काम करना रहता था उसके बारे में वो बहुत सारा पढ़ाई करते थे और अपना होमवर्क खुद कंप्लीट करते थे, उसके बाद ही उससे डील करते थे ताकि वो परफेक्टली कर सके।
When he had to see anybody, he would learn all about the person and his problem before the interview. और जब किसी से वो मिलने वाले रहते थे तो चाहे वो कोई भी हो, उसके बारे में पूरी जानकारी वो पहले ही निकाल लेते थे। उससे इंटरव्यू करने से पहले ही उसकी समस्याओं को भी पहले ही वो जान लेते थे। द रिज़ल्ट वॉज दैट, और इसका परिणाम ये होता था कि द मैन कुड गो बैक हैप्पी एंड कंटेंटेड दैट द सुप्रीम कमांडर न्यू हिम इंटीमेटली। और जो इसका परिणाम होता था वो ये होता था कि जो व्यक्ति उनसे मिलने आता था वो हैप्पी होके, यानी कि खुश होके जो है वो वहाँ से चला जाता था। और खुश के साथ साथ कंटेंटेड मीन्स वो संतुष्ट होकर जाता था। और वो इसलिए संतुष्ट होता था कि ताकि उसको ऐसा लगता था कि जो सुप्रीम कमांडर यानी कि सबसे ऊपर का जो कमांडर है आर्मी का, वो उसको पर्सनली इंटीमेटली मतलब कि बहुत अच्छे से उसको परिचित है, जानता है। An interview with Netaji went a long way in creating that confidence without which it is impossible to wage a revolutionary war। और नेताजी का जो इंटरव्यू होता था लोगों के साथ वो लंबा चलता था, और लंबा चलने के साथ साथ उसी इंटरव्यू की वजह से लंबे समय तक वो युद्ध में टिके रहे। उस इंटरव्यू के बिहाफ पर ही जो लोग उनसे मिलने आते थे, या आर्मी के जो बंदे थे या जो सिपाही थे, उनका मोरल जो है वो अपलिफ्ट होता था, उनको कॉन्फिडेंस आता था। और उस कॉन्फिडेंस के बिना जो इतना युद्ध था, यानी कि आज़ादी का जो युद्ध था, ठीक है, उसको लड़ा नहीं जा सकता था। इम्पॉसिबल टू वेग ए रिवोल्यूशनरी वॉर मीन्स एक रिवोल्यूशनरी वॉर को इस तरह से उसका उठाया नहीं जा सकता था। He had a gift of judging the character of the man which served him to put the right man at the right place at the right time and on the right job। और कहने का मतलब ये है कि उनका जो चरित्र था वो इस तरह का था, या उनके अंदर जो क्वालिटी थी वो इस तरह की थी जज करने की, कि वो हर किसी व्यक्ति का जो चरित्र है उसको जान लेते थे। और इस क्वालिटी की वजह से उनको काफ़ी मदद मिलती थी। वो सही व्यक्ति को सही जगह पर और सही समय पर सही काम जो है वो दे देते थे। He picked up some of us from the dust and made heroes out of us। उन्होंने हम में से कईयों को धूल से उठाया और हमें दुनिया के सामने हीरो बना दिया। He never failed to appreciate when appreciation was due। और जब भी तारीफ़ का मौका आता था तो वो कभी असफल नहीं होते थे, यानी कि कभी वो भूलते नहीं थे, वो तारीफ़ कर देते थे। A good word from him made us to strive to do our job well। और उनका जो एक एप्रिसिएशन होता था, उनका एक अच्छा शब्द जो होता था वो हमें स्ट्राइव करते था, यानी कि हम प्रयास करते थे अपना बेस्ट देने की, अपने जॉब को, अपने काम को और बेहतर करने के लिए वो हमें प्रेरित करते थे। ही हैड अ वेरी काइंड हार्ट। वो बहुत दयालु हृदय के थे। सो काइंड दैट ही नेवर पनिश्ड एनीबडी। इतने दयालु थे कि उन्होंने कभी किसी को पनिशमेंट नहीं दिया, सज़ा नहीं दी। ही ऑलवेज गेव ए डिफ़ॉल्टर एन एडवाइस। वो हमेशा जो डिफ़ॉल्ट करता था, गलतियाँ करता था, उनको सलाह देते थे। सो दैट द डिफ़ॉल्टर कुड इम्प्रूव हिमसेल्फ। ताकि डिफ़ॉल्टर जो है वो अपने आप को इम्प्रूव कर सके गलती करने के बाद भी। आगे लिखते हैं डिलन साहब की, ही हैड रिमार्केबल पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड कुड प्रिडिक्ट एंड इवेंचुअलिटी करेक्टली। और उनके पास जो पावर थी ऑब्जर्वेशन की, यानी कि ऑब्ज़र्व करने की जो शक्ति थी या ताकत थी, या हम बोल सकते हैं कि स्किल्स थी, वो गज़ब की थी। वो कई सारी चीज़ों का अंदाज़ा जो है वो बहुत ही करेक्टली लगाते थे। और बहुत ही करेक्टली यानी कि इवेंचुअली अंत में ये पता चलता था कि उन्होंने बहुत ही सही तरीके से अंदाज़ा लगाते थे वो। वंस ही रोड ए स्मॉल नोट टू मी। और यहाँ डिलन साहब कहते हैं कि मेरे साथ भी एक इंसिडेंट हुआ, और उस इंसिडेंट में उन्होंने मुझे एक नोट लिखा था टू मी ऑन द मार्जिन ऑफ ए रूटीन ऑर्डर। और ये एक रूटीन ऑर्डर ही मेरे लिए था। इट वॉज स्क्राइबल्ड मतलब लिखा होना, इन हिज ओवन हैंड, यानी कि उनकी खुद की हैंड राइटिंग में लिखा हुआ था। ही टोल्ड मी दैट एज द मेल वॉज गेटिंग रेडी टू बी डिस्पैच्ड। और उन्होंने ये कहा कि जैसे ही मैंने ये मेल यानी कि जो लेटर है वो तुम्हें डिस्पैच किया है, ही वांटेड टू एडवाइज़ मी। और उस लेटर में वो मुझे एडवाइस देना चाहते थे, सलाह देना चाहते थे, दैट कि इंस्टीड ऑफ एक्सपेक्टिंग द एनिमी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट विच आई हैड रिपोर्टेड इन माई प्रीवियस रिपोर्ट, कि जैसा मैंने अपनी प्रीवियस रिपोर्ट में आपको बताया था कि आपको दुश्मन कहाँ पर मिलने वाले हैं या कहाँ पर एक्सपेक्टेड है, कहाँ पर उनसे सामना होगा, इसका इंतज़ार किए बिना आई शुड ऑल्सो वॉच एट ए सर्टेन अदर पॉइंट, कि किस दूसरे पॉइंट पर भी उनको देखते रहें, क्योंकि दुश्मन किधर से भी आ सकते हैं। ही गेव 6 फिगर्ड मैप रेफरेंस। और उन्होंने रेफरेंस के लिए एक 6 फिगर्ड मैप भी मुझे सेंड किया। द नोट वॉज रिटन इन रंगून अबाउट 500 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम मी। और जहाँ पे डिलन साहब उस समय पोस्ट थी इनकी, उससे 500 किलोमीटर दूर रंगून में, जो कि बर्मा की राजधानी है, वहाँ पर
जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, जो कि 500 किलोमीटर दूर थे, और वहाँ से उन्होंने ये लेटर लिखा था। डिलन साहब कहते हैं कि व्हेन आई रिसीव्ड इट आई वाज सरप्राइज्ड एट द एक्यूरेसी ऑफ नेताजी जजमेंट। और जब मुझे लेटर मिला तो मैं नेताजी की जो एक्यूरेसी थी या सत्यता जो थी जितना उनके प्रेडिक्शन में, उससे मैं सरप्राइज हो गया था। आई वॉज ऑलरेडी फेसिंग द एनिमी वेयर ही हैड टोल्ड मी टू वॉच। और पहले ही उनका लेटर मिलने से पहले ही आर्मी जो है वहाँ तक पहुँच चुकी थी, और एनिमी जो है उनसे सामना में उसी जगह कर रहा था जहाँ पर उन्होंने मुझे नज़र रखने का कहा था। दिस वॉज ए मेजर ऑफ नेताजी स्किल एट जनरलशिप। और यहाँ इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी जनरलशिप कैसी थी, उनकी कमांड कैसी थी। अगेन आई एम रिमाइंडेड ऑफ माई कन्वर्सेशन विद हिम। और दोबारा से मुझे याद आता है उनके साथ कन्वर्सेशन व्हेन ही गेव मी द कमांड ऑफ द नेहरू ब्रिगेड फोर्थ गोरिल्ला रेजिमेंट। और अब मुझे वो कन्वर्सेशन याद आता है जब उन्होंने मुझे नेहरू ब्रिगेड 4th गोरिल्ला रेजिमेंट की कमांड दी थी। तो मैंने कहा था मैंने कहा था नेताजी में आई नो हाउ लॉन्ग इट विल टेक मी टू गेट इन टू टच विद द एनिमी। मैंने उनसे पूछा था कि नेताजी मुझे कितना समय लगेगा एनिमी के टच में आने में। कहने का मतलब है कि एनिमी यानी दुश्मन से आमना सामना होने में। तो नेताजी ने रिप्लाई दिया था, नेताजी रिप्लाई वो ये था कि वेल यू आर एक्चुअली यहाँ पर वो बोलना चाह रहे हैं कि वेल यू आर ऑलरेडी ऑन द फॉरमोस्ट डिफेंडेड लोकेलिटी। तुम एक ऐसी जगह आ चुके हो, यानी कि तुम एक ऐसी जगह हो, और फॉरमोस्ट का मतलब होता है सबसे महत्वपूर्ण। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो जगह है डिफेंड करने की यानी कि बचाव करने की, उस जगह तुम आ चुके हो। देयर आर नो पोजिशंस हेल्ड बिटवीन यू एंड द एनिमी। अब कोई पोजीशन की बात नहीं है तुम्हारे और तुम्हारे दुश्मनों के यानी कि हमारे दुश्मनों के बीच में। इट ऑल डिपेंड्स ऑन, और ये सब कुछ जो निर्भर करता है कि दुश्मन तुम्हें कितनी देर में उनसे सामना होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हाउ लॉन्ग द एनिमी टेक्स टू रीच द इरावड़ी नाम की जो जगह है जहाँ पर इनकी पोस्टिंग थी, तो पोजीशन थी, उस पोजीशन पर दुश्मन को पहुँचने में कितना समय लगेगा, सिर्फ बात इस चीज़ पर निर्भर करती है कि तुम्हारा सामना कब होगा। द इनिशिएटिव लाइज विथ हिम। और शुरुआत जो है उनके साथ हमने करी। यू मे बी लकी, और हम बड़े लकी होंगे यानी कि तुम बड़े लकी होंगे, किस्मत वाले होंगे, टू गेट 60 to 70 days बिफोर यू आर अटैक्ड आई गेस। और उन्होंने कहा था कि मैं ऐसा गेस कर रहा हूँ कि अटैक करने में अभी 60 से 70 दिन का समय और लग सकता है। नेताजी गेस वॉज एक्यूरेट, और नेताजी का जो अंदाज़ा था वो बिल्कुल सही साबित हुआ। आई टुक माई कमांड इन मिड नवंबर 1944। और जो गोरिल्ला रेजिमेंट की जो कमांड ली थी 4th गोरिल्ला रेजिमेंट की, मैंने वो मिड नवंबर मीन्स 15 नवंबर के आसपास उन्होंने 1944 में ली थी। आई गोट टू ग्रिप्स विद द एनिमी अर्ली इन फरवरी 1945। और फरवरी के शुरुआत में यानी कि फरवरी स्टार्ट हो रही थी 1945 की, तब मैं दुश्मन से आमना सामना हो गया था। यानी कि नवंबर आधा, दिसंबर पूरा और जनवरी पूरी, यानी कि 70 डेज़ का ही समय लगा लगभग उनको। और नेताजी का जो गेस था वो बिल्कुल सही साबित हुआ। अनदर एग्जांपल ऑफ नेताजीज मिलिट्री फोरसाइट इज़ व्हेन इन मार्च 1939 ड्यूरिंग द एनुअल सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट त्रिपुरी इन जबलपुर मध्य प्रदेश। और दूसरा जो नेताजी का मिलिट्री का फोरसाइट मीन्स भविष्य जो देखने का अंदाज़ा था, यानी कि भविष्य की आने वाली जो संभावनाएं थी मिलिट्री के बारे में, उसका इस बात से लगता है कि वो कितने सही होते थे। जब मार्च 1939 को एक एनुअल सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जो कि त्रिपुरी नाम की जगह जो है जबलपुर मध्य प्रदेश में वहाँ पर हुआ था। उस मीटिंग में, उस कन्वेंशन में उन्होंने कहा था, उन्होंने एक प्रपोजल रखा था कि द कांग्रेस शुड एट वंस सेंड एन अल्टीमेटम टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिमांडिंग इंडिपेंडेंस विद इन 6 months एंड शुड प्रिपेयर इमीडिएटली फॉर ए नेशनल स्ट्रगल। और उन्होंने एक प्रपोजल रखा था इंडियन नेशनल कांग्रेस के सामने कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को क्या करना चाहिए, एक अल्टीमेटम जो है या अंतिम चेतावनी ब्रिटिशर्स को दे देना चाहिए कि वो 6 month में हमें स्वतंत्रता दे दे, अदरवाइज़ हम नेशनल स्ट्रगल करेंगे। और इंडियन नेशनल कांग्रेस को इसके लिए तैयार भी हो जाना चाहिए कि वो देशव्यापी आंदोलन के लिए शुरू हो जाए। द प्रपोजल वॉज अपोज्ड बाय द राइटियस लीडर। और उस समय के जो आधिकारिक तौर पर जो नेता थे उन्होंने इस प्रपोजल को मानने से इनकार कर दिया। नेताजी's प्रपोजल वॉज बेस्ड ऑन हिज एप्रिसिएशन ऑफ द यूरोपियन सिचुएशन विच वॉज समथिंग बियॉन्ड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर पॉलिटिकल लीडर्स। और नेताजी का जो प्रपोजल था
ये अपोज तो हो गया, लेकिन उनका जो प्रपोजल था वो यूरोपियन सिचुएशन जो थी, यानी कि यूरोप के देशों में जो स्थिति थी उस समय द्वितीय विश्व युद्ध की बन रही थी, उनका अंदाज़ा जो है इनको पहले ही हो गया था, और वो अंदाज़ा जो है बाकी पॉलिटिकल लीडर्स को नहीं हो पा रहा था। बट नेताजी इस प्रिडिक्शन टर्न आउट टू बी करेक्ट, परंतु नेताजी का जो प्रिडिक्शन था, अंदाज़ा था, वो बिल्कुल सही साबित हुआ। द वॉर डिड ब्रेक आउट विद इन 6 मंथ, और 6 महीने के अंदर अंदर 3 सितंबर 1939 को जो युद्ध है उसका प्रारंभ हो गया। सिमिलरली नेताजी ऑफ रिपीटेड स्टेटमेंट, और उसी तरह से नेताजी का कई दफ़ा या अक्सर वो एक स्टेटमेंट रिपीट करते रहते थे, कहते थे देयर इज़ नो पावर ऑन अर्थ, कि धरती पर ऐसी कोई शक्ति नहीं है दैट कैन कीप इंडिया एंस्लेव्ड, जो कि इंडिया को जो है वो परतंत्र रख सके या पराधीन रख सके। इंडिया शैल बी फ्री एंड बिफोर लॉन्ग, इंडिया निश्चित तौर पर ही आज़ाद होगा और वो बहुत जल्दी होगा। द एनिमी ऑफिसर, और जो एनिमी ऑफिसर्स है वो क्या करते हैं, यूज टू मोक एट द स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट पर मोक करते थे। मोक करने का जो तात्पर्य है उसका मतलब है कि वो दिखावटी या अपना जो रिस्पॉन्स है उसके ऊपर दिखाते थे विच दे थॉट, और वो मानते थे कि वॉज इल्यूशरी, कि ये भ्रमात्मक है, एज ए फेस सेविंग डिवाइस, ये अपने आप का जो चेहरा छुपाने वाला डिवाइस है, यानी कि अपना चेहरा छुपाने के लिए ऐसा वो बोलते हैं नेताजी, ऐसा वो मानते थे। एक्चुअली नेताजी हैड ए प्लान, वास्तव में नेताजी के पास अपना प्लान था, विच वॉज बियॉन्ड द कंप्रहेंशन ऑफ प्रोफेशनल सोल्जर्स, जो कि प्रोफेशनल जो सोल्जर्स थे, जो सैनिक थे, उनके कंप्रहेंशन यानी कि समझ के परे था। ही कैप्ट द INA इन द फील्ड इवन इन द फेस ऑफ डिफीट, और INA यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी जो थी, उस आर्मी को उन्होंने हार की दशा में भी मैदान में जारी रखा, यानी कि उतारना जारी रखा। ही वांटेड अस टू पे द प्राइस ऑफ लिबर्टी नॉट ओनली व्हेन वी वर ऑन द एडवांस बट ऑल्सो ड्यूरिंग द रिट्रीट बाय गोइंग अवे फ्रॉम इंडिया, नॉट टू विन ए टेरिटरी बट टू कंटिन्यू फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश फोर्सेस हु वर होल्डिंग इंडिया इन परपेचुअल बॉन्डेज। और उनका मानना क्या था, उनका कहना था कि हमें आज़ादी की कीमत तो चुकाना ही होगी, चाहे हम जीतें या हारें, और अगर हम हार रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इससे, क्योंकि जिस तरह का बॉन्डेज है ब्रिटिश फोर्सेस जो है उन्होंने जिस तरह से इंडिया को परपेचुअल बॉन्डेज, और परपेचुअल बॉन्डेज का मतलब जो होता है वो होता है कि सतत दास्तां या लगातार जो दास्तां की बेड़ियां जो है इंडिया को पहना रखी है, उनको आज़ाद करने के लिए हमें अपने देश के लिए लड़ना होगा, चाहे हम हारें या जीतें। These forces consisted of a greater number of the Indian soldiers who paused and pondered as to why the INA, with their poor strength and poor equipment yet higher spirit, were fighting against the British। और ये जो आर्मीज़ थी, यानी कि ब्रिटिश की जो आर्मीज़ थी, उसमें अधिकतर जो लोग थे वो इंडियन आर्मी के यानी कि इंडिया के लोग थे, और वो इसके ऊपर पॉन्डर्ड यानी कि विचार कर रहे थे। वो ये विचार करते थे कि INA यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी जो है वो अपनी पुअर स्ट्रेंथ होने के साथ साथ, और इनके पास जो इक्विपमेंट्स है युद्ध के वो भी पुराने होने के साथ साथ या कमज़ोर होने के बावजूद भी एक उच्च स्पिरिट यानी कि उच्च जो योग्यता है उसके साथ ये युद्ध में क्यों लड़ रही है या क्यों ब्रिटिश आर्मी से ये लोहा ले रही है। इट क्रिएटेड ए साइकोलॉजी रिवॉल्यूशन, और इस बात ने साइकोलॉजिकल यानी कि मानसिक जो क्रांति है वो आर्मी के जो जवान थे उनके अंदर ला दी थी। द वॉर एंडेड, और युद्ध ख़त्म हुआ, एंड विथ इट एंडेड, और इसके एंड होने के साथ साथ ही द स्लेविश मेंटलिटी ऑफ द इंडियन सोल्जर, और इसी के साथ ही जो दास्तां की जो सोच थी इंडियन सोल्जर की वो भी ख़त्म हुई। व्हेन द ब्रिटिश स्टार्टेड INA ट्रायल्स, और जब ब्रिटिशर्स ने इंडियन नेशनल आर्मी के जो लोग एक्यूज्ड थे उनके ऊपर जब ट्रायल चलाया, यानी कि उनकी सज़ा सुनाने के लिए उनके ऊपर मुकदमा चला इन द रेड फोर्ट यानी कि लाल किला में, दे थॉट दैट, और वो ये मान रहे थे यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ये मान रही थी कि द इंडियन पीपल स्पेशली द सोल्जर्स वुड अप्रिशिएट द ब्रिटिश एक्शन अगेंस्ट द INA ऑफिसर्स, कि INA ऑफिसर्स के अगेंस्ट जो एक्शन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ली है उसकी तारीफ़ जो है इंडिया के वो सोल्जर्स करेंगे या वो ऑफिसर्स करेंगे जो कि इंडियन यानी कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी में है। रिवर्स वॉज द केस, लेकिन जो केस था वो उल्टा पड़ गया। As soon as the first INA trial of the three front line commanders started on 5th of November 1945, within a week, disturbances broke out in Lahore.
और जैसे ही 3 दिन का समय हुआ, कुछ दिन का समय, यानी कि INA का जो ट्रायल जैसे ही शुरू हुआ, सबसे पहले जो है वो 3 फ्रंट लाइन कमांडर्स का ट्रायल जो है 5 नवंबर 1945 को स्टार्ट किया। तो 1 वीक के अंदर अंदर जो डिस्टर्बेंस है वो लाहौर में, यानी कि लाहौर में जो है उपद्रव छिड़ गया। देन इन लखनऊ, और उसके बाद लखनऊ में, उसके बाद कोलकाता में, वेयर हंड्रेड्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेटर्स वर इंजर्ड, और जहाँ पर जो कई सारे प्रदर्शनकारी थे, सैकड़ों प्रदर्शनकारी जो है वो घायल हो गए, और 20 किल्ड इन पुलिस फायरिंग, और पुलिस ने जो फायरिंग करी उसमें 20 जो है वो मारे गए। इवन आफ्टर द फर्स्ट INA ट्रायल, और यहाँ तक कि जो फर्स्ट INA ट्रायल हुआ था उसके बाद, इन विच द 3 एक्यूज्ड ऑफिसर्स वर रिलीज्ड बाय द कमांडर इन चीफ, और जो कमांडर इन चीफ था ब्रिटिश आर्मी का, उन्होंने इसको छोड़ दिया था तीनों को। द पब्लिक डिमांड टू स्टॉप द फ्यूचर INA ट्रायल्स कंटिन्यूड, और पब्लिक ये डिमांड कर रही थी इंडिया की कि जो INA का जो ट्रायल्स है उनको भविष्य में भी जारी ना रखा जाए, उनको ख़त्म कर दिया जाए। एंटी ब्रिटिश राज फीलिंग कैप्ट ऑन राइजिंग अनअबेटेड, और अनअबेटेड तौर पर, यानी कि अटूट, बिना टूटे, जो INA के प्रति अपनी श्रद्धा जताते हुए इंडियन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके अगेंस्ट लोग खड़े हो चुके थे। द क्लाइमैक्स केम विद द म्यूटिनी ऑफ द रॉयल इंडियन नेवी इन बॉम्बे ड्यूरिंग फरवरी 1946, और फरवरी 1946 को जो इंडियन नेवी थी बॉम्बे में, उन्होंने भी रिवॉल्ट कर दिया। देयर वर फर्दर डिस्टर्बेंस इन द रॉयल इंडियन एयरफोर्स इन कराची, और कराची में भी जो रॉयल इंडियन एयरफोर्स थी, यानी कि ब्रिटिश आर्मी की जो एयरफोर्स थी, उसने भी जो है अपना विद्रोह छेड़ दिया। एंड सर्टेन यूनिट्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस एट जबलपुर, और जबलपुर में कुछ आर्म फोर्सेस थी, उन्होंने भी अपना विद्रोह शुरू कर दिया। द ब्रिटिश टॉप ब्रास वर फॉर स्ट्रिक्ट एक्शन, और इस समय जो ब्रिटिश के जो टॉप के अधिकारी थे वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए तैयार थे। द ब्रिटिश वर हावेवर लकी, लेकिन ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी वो लकी रही कि उनका जो दैट फील्ड मार्शल जो थे सर क्लाउड ऑचिनलेक, उन्होंने क्या देखा, द कमांडर इन चीफ, जो उस समय कमांडर इन चीफ थे इंडिया में, कुड रीड द राइटिंग ऑन द वॉल, उन्होंने दीवारों पर लिखा हुआ कुछ पढ़ लिया था। और क्या लिखा था उसमें, नेताजी स्ट्रैटेजेम हैड ट्रांसफॉर्म्ड द ब्रिटिश इंडियन आर्मी इनटू द इंडियन आर्मी। स्ट्रैटेजेमेंट मीन्स जो उनकी कूटनीति थी, तो नेताजी की जो कूटनीति है उसने ब्रिटिश इंडियन आर्मी को जो है इंडियन आर्मी में कन्वर्ट कर दिया। द डेज ऑफ द ब्रिटिश राज इन इंडिया वर क्लोज टू देयर एंड, और जो ब्रिटिश राज है इंडिया में उसका अंत जो है वो नज़दीक आ चुका है। Having shown Netaji's power of generalship, which turned the defeat of INA into the defeat of the British Raj, यहाँ पर वो कहना चाह रहे हैं, डिलन साहब कह रहे हैं कि यहाँ पर नेताजी की जो जनरलशिप और लीडरशिप जो है वो देखने को मिलती है कि किस तरह से INA यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी की जो हार है वो ब्रिटिश राज की हार में कन्वर्ट हो गई। लेट मी रिकॉर्ड दैट अनदर ग्रेट असेट, और चलिए मैं इनकी एक और जो असेट संपत्ति है उसको मैं बताता हूँ। यहाँ पर ग्रेट असेट जो थी उनकी वो थी नेताजीज बीइंग वॉज दैट ही वॉज स्टंच सेक्युलरिस्ट, और वो जो थे वो एक सेक्युलरिस्ट थे। स्टंच मीन्स होता है निष्ठावान, और सेक्युलरिस्ट थे। वॉट एवर आवर रिलीजन, हमारा धर्म जो भी था, एंड द एरिया ऑफ द स्टेशन ऑफ आवर बर्थ, और चाहे हम किसी भी एरिया में पैदा हुए थे, वी हैड फुल कॉन्फिडेंस, और हमें पूर्ण विश्वास था दैट वी वुड गेट एब्सोल्यूट जस्टिस, कि हमें पूर्णता न्याय मिलेगा फ्रॉम हिम, उनसे, एंड इस गवर्नमेंट और उनकी सरकार से। द फॉरनर ऑफ आवर गवर्नमेंट टुडे, और जो हमारे फॉरनर है, फॉरनर यानी कि जो हमारे पूर्वज जो आज हमारी सरकार चलाएंगे आज, टू नो हाउ हिज माइंड वर्कड इन हिज दिस डायरेक्शन, और इस डायरेक्शन में उनका दिमाग किस तरह से वर्क करता था। हिज ब्रीफ बट एन ऑल एम्ब्रेसिंग आइडिया ऑफ इंडिपेंडेंस इज शोन इन डिस्टिल्ड फॉर्म in the last but one para of the proclamation of provisional government of Azad Hind I quit। यहाँ पर जो डिलन साहब है वो कह रहे हैं कि जो प्रोविशनल का मतलब होता है जो घोषणा करना, यानी कि एक तरह से प्रावधान करना। तो जो प्रावधानिक जो या अस्थायी जो सरकार थी आज़ाद हिंद की, उसके अकॉर्डिंग जो इंडिपेंडेंस था उसके बाद की जो सरकार होने वाली थी वो किस तरह की होने वाली थी, इसके बारे में उन्होंने क्या लिखना चाहा यहाँ पर। द प्रोविजनल गवर्नमेंट इज़ एंटाइटल्ड टू, और ये किस चीज़ के लिए एंटाइटल्ड होगी, वो क्या देगी। एंड हेयर बाई क्लेम्स दैट एलिगियंस ऑफ एवरी इंडियंस, यहाँ पर
जो वो कहना चाहते हैं एलिगेंस मीन्स निष्ठा, हर एक भारतीय की जो है उसमें निष्ठा होगी, ऐसी सरकार होगी। इट गारंटीज, और ये गारंटी देती है, काय की गारंटी देती है रिलीजियस लिबर्टी, धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देती है, एज वेल एज इक्वल राइट्स, और उसके साथ साथ समानता का अधिकार, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, समानता के मौके, टू ऑल इन सिटीजन्स, ऑल ऑफ इट्स सिटीजन्स, सारे नागरिकों को। इट डिक्लेयर्स, और ये क्या घोषणा करती है, इट्स अ फर्म रिजॉल्व टू परस्यू द हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द होल नेशन, पूरे ही देश की जो प्रॉस्पेरिटी, समृद्धता और हैप्पीनेस के लिए प्रतिबद्ध रहेगी, एंड ऑफ ऑल इट्स पार्ट, और सभी हिस्सों में, ऐसा भी नहीं कि किसी एक हिस्से में। चेरिशिंग ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द नेशन इक्वली, सारे बच्चों को एक साथ केयर करेगी और एक जैसे केयर करेगी। एंड ट्रांसेंडिंग ऑल द डिफरेंसेस, और जो सारे डिफरेंसेस हैं उनको ट्रांसेंडिंग मीन्स उत्कृष्ट तरीके से उनको, और क्यूरिंगली मतलब चालाकी से, फोस्टर्ड पालेगी बाय एलियन गवर्नमेंट इन द पास्ट की जो एलियन गवर्नमेंट है उसने जो डिफरेंसेस पैदा किए थे उनको बड़ी चतुरता से वो हटा देगी। तो आशा करता हूँ कि ये लेसन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेताजी के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला है। डिल्लन साहब जो कि उनके क्लोज कलीग थे, काम करते थे उनके साथ में उनकी कमांड के अंदर, और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस साझा किया है और उन्होंने बताया है जो उन्होंने नेताजी के बारे में ऑब्ज़र्व किया था। तो हम झूठी बातों को छोड़कर जो सच्ची बातें हैं उनको ऑब्ज़र्व करें और देखें, और क्या था, क्या सही है, क्या गलत है, उसका अंदाज़ा लगाएं, और हम ही वो मीन्स जनरेशन है जो इंडिया को आगे ले जाएगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।